हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आज 5 तारीख है, बसंत पंचमी का दिन है, तो मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 5 क्लास 9th का चैप्टर 5 का सेल से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन। यानी कि जो कोशिका होती है वो किसी से मिलकर बनी होती है। तो कल हम लोग पढ़े थे इससे पहले का जो टॉपिक है कि कोशिका की खोज किसने की। मैं एक बार क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी कर देती हूँ ताकि जो पहले आप पढ़े हैं उसको रिवाइज कर ले तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग कल क्या पढ़े थे? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। जब कोशिका की खोज हो गई तो उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए। इन्होंने तो कॉर्क में देखा, पेड़ की छाल के कॉर्क में देखा कि छोटे छोटे कोष्ठक, लिटिल रूम, और उसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। क्या दे दिया? सेल। नंबर 1 एक क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, इन्होंने तो मृत कोशिका में देखा, निर्जीव वाले में, लेकिन इसके बाद ल्यूवेन हॉक आए। ल्यूवेन हॉक के नाम के वैज्ञानिक ने किसकी खोज की? सजीवों में। सजीवों में कोशिका की खोज की। यानी कोशिका में अगर पूछेगा कि सजीवों में कोशिका की खोज किसने की, कोशिका खोज सजीवों में किसके द्वारा हुई, तो आप लिखेंगे ल्यूवेन हॉक। थर्ड क्वेश्चन आता है, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर दे रही हूँ, तब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। केंद्रक के बाद किस चीज की खोज हुई? इसके बाद आप लोग को पता होगा, स्वीडन एंड स्वान नाम के 2 वैज्ञानिक आए। स्वीडन एंड एवं स्वान, इनके द्वारा क्या बताया गया? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दी गई। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा क्या बताया गया? कोशिका सिद्धांत। इन लोगों ने सेल थ्योरी दी। यानी कि ये जो स्वीडन थे ये क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी कि बॉटनिस्ट थे। और स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, जंतु विज्ञान में। इन्होंने पशुओं में बताया कि पशुओं की जो कोशिका होती है वो सेल से बनी होती है, छोटे छोटे सेल से मिलकर के किसी पशु का निर्माण हो जाता है। और स्वीडन जो थे वो बॉटनिस्ट होने के नाते इन्होंने किस में खोज की? पौधों में की। स्वीडन ने पौधों में की। और आपके एक वैज्ञानिक मुंह से छूट गया यहाँ बीच में, आप लिख लेंगे जीव द्रव्य। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी सेल का, जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य की खोज किसने की? J.E. पुरोकंज, किंजे भी लोग कहते हैं पुरोकंज, ठीक है। तो इनके द्वारा जीव द्रव्य की खोज हुई। फिर स्वीडन एंड स्वान ने कोशिका थ्योरी दी, सेल सिद्धांत दिया। फिर आपका 5वां विचर ने बताया कि ओमनिस सेलुलेई सेलुला, जिसका अर्थ होता है कि नई कोशिका जो होती है वो पुरानी कोशिका से ही मिलकर बनी होती है। इसके बाद आपके 1940 में नाल और रुस्का नाम के 2 वैज्ञानिक आए। नाल और रुस्का, रस्का कहिए चाहे रुस्का कहिए, ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो जाने से ये फायदा हुआ कि कोशिका के और अंदर क्या है ये डीपली हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी थी नहीं, सिर्फ माइक्रोस्कोप था, वो ज्यादा छोटी चीजों को नहीं देख पाता था, मतलब अंदर की चीजों को नहीं देख पाता था। अब हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जब खोज हो गई 1940 में, तो सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स थे उसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से अब स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अब साफ कर देती हूँ। और अब हमारा आज का टॉपिक है कोशिका का संरचनात्मक संगठन। ये हो गया आपका चिकनी पेशी कोशिका,
आपका होता है अंडाणु, शुक्राणु, अंडाणु कोशिका जो होती है ये मादा में पाई जाती है, मतलब फीमेल सेल है जो बड़ी होती है ह्यूमन बॉडी में, और जो फीमेल मेल होता है शुक्राणु जो सेल होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर ह्यूमन बॉडी में पूछा भी जाएगा कि सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो फीमेल की अंडाणु होती है, मतलब मादा की अंडाणु, और जो मेल होता है यानी नर होता है उसका शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। और कौन सी कोशिका पाई जाती है? तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। ऐसा फिगर होता है इसका। माइलिन की सीट लगी होती है इस तरह से। यहाँ पे सेल बॉडी डेंड्राइट्स निकली रहती हैं, रिसेप्टर्स का जो काम करती हैं, इसे आप लोग आगे पढ़ेंगे। ये तंत्रिका कोशिका, इसे कहते क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। और कौन सी होती हैं? रुधिर कोशिकाएं होती हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिका, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, और भी कोशिकाएं होती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, यानी कि सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जनन कोशिका है, ये आपकी नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका है जो हमारे ब्रेन में फैली होती है, ठीक है। और रुधिर कोशिका है, रक्त में पाई जाती हैं। तो अलग अलग कार्यों के लिए सब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबका कार्य बटा होता है। श्रम विभाजन के आधार पर ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो अब हम आगे इसके संरचनात्मक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या जाता है कि ये सारी कोशिकाएं जो बनी होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो उसको बोला जा रहा है, तो उसके संरचना में क्या क्या होता है? तो हम सबसे पहले अब सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो पहले क्या होता है कि कोशिका में सभी कोशिकाओं का कार्य भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिका हैं। तो सेल के अंदर ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? जैसे एक कोशिका है तो उसके अंदर भी सभी सेल ऑर्गेनेल रहते हैं, वो अलग अलग कार्य को पूरा करते हैं। तो जब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अलग अलग कोशिका अलग जगहों पर है, तो वो भी सेल में वही सब चीजें पाई जाती हैं, लेकिन जहां पर वो होती है विशेष कार्य को संपन्न करती हैं। तो चलिए देखिए, उनको क्या कहा जाता है? कोशिकांग। क्या कहा जाता है? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल। कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं? विभिन्न प्रकार के हैं। सबसे पहले तो आपका आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, सॉरी कोशिका भित्ति तब प्लाज्मा झिल्ली। सबसे बाहर क्या होती है? बाहरी परत किस चीज की होती है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। दूसरी क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन जिसको कह सकते हैं, झिल्ली जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा आपका है प्लाज्मा झिल्ली जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। थर्ड कौन सा आता है आपका? सेल के अंदर एक तरल पदार्थ से फ्लूइड भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो तीसरा हो गया आपका जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसको? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है।
आपका सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। फोर्थ है आपका न्यूक्लियस, केंद्रक। ये सेंटर में होता है, इसको बना के दिखा दे रही हूँ। दिख रहा है आपको? ये वाली लेयर क्या हो गई? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति होगी बाहर वाली, और इसके अंदर क्या होती है? अंदर वाली लेयर आपकी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाली प्लाज्मा झिल्ली जो दी है, सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी अंदर वाली हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए साइटोप्लाज्म भरा होता है ऐसे। इसमें क्या भरा होता है? बीच में फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। ये आपका हो गया, ये जीव द्रव्य हो गया। और इसके बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसके सेंटर में हम क्या बना देंगे? न्यूक्लियस बना देंगे, केंद्रक बना देंगे। ठीक है, ऐसे। केंद्रक बना होता है। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड पाया जाता है। वो सब जब हम केंद्रक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं, इसमें भी द्रव भरा होता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। वो सब आगे डिटेल से पढ़ना है। केंद्रक हो गया सेंटर में ये, और ये कैसी झिल्ली का होता है? दोहरी परत का होता है। ये सब टॉपिक आगे डिस्क्राइब करके पढ़ाया जाएगा, मतलब विधिवत। आगे चलिए, कौन सा ऑर्गेनेल्स? कोशिका हम पढ़ रहे हैं ना, तो कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, तो मैं पहले उसके अंग के बारे में बता दे रही हूँ, फिर एक एक पढ़ाऊंगी। तो आपका हो गया कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, जीव द्रव्य, केंद्रक, और आपका पांचवा हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ER के नाम से जाना जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये भी टू टाइप्स के हैं, SER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदुरी अंतःप्रदेय जालिका, और स्मूथ मतलब चिकनी अंतःप्रदेय जालिका। यहाँ मैं एंडोप्लाज्मिक ही लिख दी हूँ, इसको आप अंतःप्रदेय जालिका भी लिख सकते हैं। अंतःप्रदेय जालिका, अंतः रेटिकुलम की जगह आप क्या लिख लेंगे? जालिका। मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश में लिख रही हूँ ताकि यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ सके कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है। अंतःप्रदेय जालिका, और इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और खुरदुरी अंतःप्रदेय जालिका, चिकनी अंतःप्रदेय जालिका। छठवां इसका कोशिकांग है आपका अंतःप्रदेय जालिका। होती कहाँ है कोशिका में? पहले आप लोग को मैं थोड़ा बहुत हिंट देती चलूं। यहाँ पे आप देखते होंगे कोशिका के फिगर में, बुक में दिया गया है फिगर, ऐसे लगी रहती है, ऐसे अटैच होती है। तो ये क्या है आपका? अंतःप्रदेय जालिका। ये इस पे राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए इसे खुरदुरी कहा जाता है। और जो स्मूथ वाली होती है इस पे राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। इसके कार्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अंतःप्रदेय जालिका के बाद यहाँ पर आपके क्या लगे होते हैं? गोल्जी एप्टेटस, यानी कि गोल्जी काय, इस तरह से। गोल्जी काय उपकरण या बॉडी, इसके कई नाम हैं। इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और गोल्जी उपकरण भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। कई नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर अटैच होता है? जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके बगल में ये लंबे लंबे जैसे ये पैरेलल होता है ना एक दूसरे की लाइन के, उसी तरह ये पैरेलल अटैच होते हैं इस तरह से एक दूसरे के यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम ये कहाँ पाए जाते हैं?
लाइसोसोम। ये देखिए, ये राउंड राउंड करके इस तरह से सेल में रहते हैं, ठीक है। और क्या पाया जाता है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 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 कहाँ पे भाई प्रेजेंट होता है सेल में? तो देखिए इस तरह से आपका ऐसे एक से ज्यादा हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई एक ही रहे, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये प्लांट सेल है। ये कौन सी सेल है? पादप कोशिका है। पादप कोशिका है। पादप कोशिका है। इसमें एक चीज आप और बना लीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ी सी इसमें रिक्तिका पाई जाती है। बहुत बड़ी सी एक इसमें वैक्यूल यानी कि रिक्तिका पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया आप यहाँ कर लीजिए, 1 से 2 हो सकते हैं। चित्र थोड़ा छोटा बन गया है, लेकिन इसी में मैनेज करेंगे। और क्या पाई जाती है इसमें? हरित लवक पाया जाता है, इस तरह से जो रहता है। किताब में फिगर दिया हुआ है। हरित के लिए फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और 9 है आपका हरित लवक। हरित लवक पाया जाता है। और 10 है आपका, यहाँ पे देखिए ये लाइसोसोम हो गए और ये केंद्रक हो गया। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? इसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक में जो आपको एक थ्रेड दिख रहा है उसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए और राइबोसोम। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, टाइम दिखाई नहीं दे रहा है तो डीएनए और आरएनए। ये क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सब क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहाँ पे? ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड का मतलब क्रोमैटिन धागा। हिंदी में भी इसे क्रोमैटिन ही लिखा जाता है, ऐसे क्रोमैटिन धागा। और इसी धागे में क्या होता है? यही धागा जब कंडेंस हो जाता है, यानी जब गुणसूत्र का रूप ले लेता है, यानी ऐसे गुणसूत्र का रूप ले लेता है इस तरह से, तो इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल इसी में रहते हैं। और यहाँ पे आपका क्या आता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यानी कि केंद्रकाय। केंद्रकाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ये क्या करते हैं? राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम 11 यहाँ पे लिख राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और लास्ट है आपका राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग देखें कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं सेल के अंदर। ये प्लांट सेल एक बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला कोशिका मैंने आप लोग बताया कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल सबसे बाहर होती है। प्लाज्मा झिल्ली, उसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये सब अभी हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ना पड़ेगा। तो बस केवल आज नाम मैं आप लोग को बता दूं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल इसमें पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये पहली वाली आपकी कोशिका भित्ति हो गई। दूसरी वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये पहली वाली कोशिका भित्ति, दूसरी वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर तीसरा जो जीवद्रव है यानी कि सेल मेम्ब्रेन। और ये जीवद्रव जो प्रोटोप्लाज्म जिसे कहा जा रहा है, वो पूरे सेल में ऐसे प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और करके क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को अगर जीवद्रव्य को 2 भागों में बांटे तो न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और जो सेल के अंदर द्रव्य पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और दोनों को मिलाकर हम जीव द्रव्य कहते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक। न्यूक्लियस जो है आपका सेंटर में है वो दोहरी झिल्ली का बना हुआ है। अंतःप्रदेश जालिका जो हो गई, यहाँ पे आपकी केंद्रक से जुड़ी होती है परत से, और इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, RER SER। फिर आपका इसके बगल में है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में होता है, जो पैकेजिंग का काम करता है। लाइसोसोम बनाते हैं, लाइसोसोम इसके बाद है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक है। DNA RNA आपके केंद्रक में पाए जाते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है, और क्रोमैटिन थ्रेड है जिसके अंदर ये DNA RNA रहते हैं, और राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन को बनाने में सहायता प्रदान करता है। कोशिका में स्थित कोशिकांग के बारे में हम लोग देख ले कि कितने प्रकार के कोशिका के अंग जो है उसमें उपस्थित होते हैं, और हम लोग आगे एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली परत मैंने आपको बताई थी कोशिका भित्ति। सबसे बाहरी कौन सी परत होती है? कोशिका भित्ति। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि किसकी बनी होती है। सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। चलो हाँ, तो देखिए हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जो सारे सेल ऑर्गेनेल कोशिका के अंग है उसके बारे में मैं आपको बता दी। अब हम लोग कोशिका भित्ति पढ़ेंगे कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये पादप कोशिका में केवल पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन ये किस में पाई जाती है? केवल प्लांट्स में पाई जाती है, पौधों में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एक ये अंतर हो गया। दूसरा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होती है मैं आप लोग को पहले ही बताया। तो ये बाहर वाली क्या हो गई? सेल वॉल हो गई, और ये अंदर वाली क्या होगी आपकी? PEM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? ये लिपिड और प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली जो है आपकी किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिपिड है, बाइलेयर होती है ना। बाइलेयर का मतलब होता है दोहरी परत की होती है। दो परत है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। फर्स्ट एक ये परत दी गई है और दूसरी ये परत। ये आपकी क्या होगा? लिपिड। और बीच में क्या होती है? ये प्रोटीन घसी होती है इसमें ऐसे। ये जो आपको लेयर दिख रही है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यानी प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो दोहरी परत की बनी होती है, ऊपर एक नीचे, ऐसे इसमें टेल्स निकली रहती हैं ऐसे। ये चित्र बन गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी प्लाज्मा झिल्ली का। अब इसमें ये जो ये होती है, ये कैसे होती है? प्रोटीन होती है। किस चीज की बनी है? प्रोटीन की बनी है। और ये जो दोनों लेयर है, फर्स्ट सेकंड, जो आपको दिख रही है, किस चीज की बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। लिपिड की बनी हुई है। बाइलेयर इसीलिए बोला जा रहा है। और इसमें ये जो लेयर होती है, कोई चीज सेल के अंदर बाहर, सेल के अंदर कौन सी चीज आएगी, सेल के बाहर कौन सी चीज जाएगी, यही जो मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्ट करती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। सभी चीजों को ये अंदर नहीं जाने देती है। सेल के अंदर, यानी कि कोशिका के साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म यानी कि जीव कोशिका द्रव इसका है। इस कोशिका द्रव में क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन जब ज्यादा हो जाती है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो O2 अंदर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है बाहर आता है, यानी O2 अंदर भी जाता है, O2 बाहर भी आता है। आपको पता होगा कि प्लांट सेल जो होती है वो ऑक्सीजन रिलीज करती है, तो जब जरूरत होती है तो ऑक्सीजन बाहर भी आती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो भी बाहर आता है, और जब उसके भोजन बनाना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी जाता है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी कि ऑक्सीजन का जो आवागमन है वो किसके द्वारा होता है? इसी प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। इस प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है विसरण प्रक्रिया को पूरा करना, यानी कि विसरण के द्वारा ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आवागमन होता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? विसरण।
विसरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो है कि गैसेस का आदान प्रदान होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कब ये अंदर जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज्यादा जाती है, और कब ये कम हो जाती हैं तो क्या कहते हैं। देखिए, ये जो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो कोई भी हो, तो जब वो मेटाबॉलिज्म करेगी यानी खाना, जब ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करेंगी, खाना बनाएंगी, खाएंगी, यानी पाचन जब उसका होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें ज्यादा हो जाएगा तो उसे उसको उसके अंदर से अपशिष्ट पदार्थ है तो वो उसको अंदर से बाहर निकालेगी कि नहीं निकालेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बाहर होती है, अब बाहर के वातावरण में कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का क्या मतलब? सांद्रता। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अंदर क्या हो? हाई हो, और बाहर क्या हो? लो हो। तो आपको पता होगा कि विसरण का जो प्रक्रिया होता है, डिफ्यूजन का, विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? हाई टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होती है। तो अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो सांद्रता क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलेगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस तरह से कोशिका से बाहर आने लगती है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन में हम रखे हैं जिसमें ये कोई मान लीजिए एक पैट्री डिश है, ठीक है, ये कोई पैट्री डिश है, मैं 3 बीकर में बना लेती हूँ ताकि आपको एक साथ तीनों समझ में आ जाए। ये कोई विलियन रखा गया है, जिस विलियन में एक कोशिका रखी गई है। ठीक है, विलियन में क्या मिला दिया गया? शुगर या साल्ट, नमक या चीनी, नमक या चीनी हम मिला कर इस विलियन में क्या कर दें? इस विलियन चलिए देखिए इधर ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती भी है और ऑक्सीजन बाहर आती भी है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना जो होता है वो एक परासरण विधि, विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि द्वारा होता है। इस विधि में होता क्या है कि जब कोशिका के जब साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो बाहर की जो सांद्रता होती है वातावरण की, बाहर सेल के बाहर यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ विसरण होता है। इसका रूल है कि ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करता है हमेशा। तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो बाहर कम है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज में अपशिष्ट पदार्थ रखने पर फिर उसे वो नुकसान करता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में रह नहीं सकती है, जब उसका ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी तो वो बाहर निकलेगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है अंदर तो बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, O2 क्या हो जाएगी? इधर अगर हाई होगी, अंदर O2 की मात्रा कम होगी तो हाई टू लो, तो हाई से यानी कि ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। तो इस विसरण विधि के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मतलब आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा? इस प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है सबको ये नहीं जाने देती है, बस ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को जाने देती है, इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो हम इसी तरह से जैसे ये विसरण विधि है, ठीक इसी तरह एक विधि परासरण विधि होती है, लेकिन वो जल के लिए होती है। कौन सी विधि? पहली हो गई विसरण विधि, दूसरा हो गया परासरण विधि। परासरण विधि विसरण विधि में हम लोग देखें कि इसके द्वारा क्या होता है? CO2 का और O2 का
आदान प्रदान होता है, यानी CO2 अंदर अब सेल के आती जाती है। और परासरण विधि में हम क्या देखेंगे, H2O कैसे अंदर जाता है, पानी का अंदर जाना और बाहर आना किस विधि के द्वारा होता है, परासरण विधि के द्वारा होता है। तो इसकी परासरण की विधियां कितने प्रकार की, 3 प्रकार की विधि आपके NCERT में दी गई है। तो पहले देखिए दिया गया है कि यदि हम कोई विलयन, ऐसा विलयन ले लें जिसमें क्या हो, नमक और चीनी का जो मात्रा है, विलेय, इसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, विलेय, यानी कि विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, किसमें, इस विलयन में, पानी में। ये तो एक कोशिका हो गई, सेल हो गई, ये क्या है आपकी सेल, यानी कि कोशिका है। और ये क्या है, कोई विलयन है, ऐसा विलयन है जिसमें नमक हो चाहे चीनी हो, दोनों में से कोई एक, जिसे हम विलेय कहते हैं, उसकी मात्रा क्या हो, कम हो। तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो पानी का कंसंट्रेशन कैसा होगा, H2O कैसा होगा, अधिक होगा, पानी क्या होगा, अधिक। तो जब पानी अधिक होता है किसी विलयन में तो वो कैसा विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। अभी आप जानते हैं, जैसे मैं इसको तनु के मतलब बता दूं आप लोग को, कि गिलास में अगर आप 1 गिलास पानी लिए हैं, उसमें एक स्पून अगर आप चीनी या सॉल्ट डाल देते हैं, तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, तनु विलयन कहा जाता है। और थोड़े से पानी में आप ज्यादा चीनी या नमक डाल देते हैं तो वो विलयन गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे पानी की जो मात्रा है वो ज्यादा है, यानी कि तनु विलयन है। तो ये कोशिका के अंदर क्या है, जो भी पदार्थ है, पानी की मात्रा बाहर ज्यादा है, अंदर क्या है, कम है। पानी की मात्रा अंदर क्या है, चीनी, ये जो विलेय अगर हम कम डालेंगे तो विलयन कैसा बनेगा, तनु विलयन बनेगा। तो तनु विलयन के कारण, परासरण विधि के कारण, परासरण यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ये जो पानी है वो अंदर घुसने लग जाएगा और ये सेल फूलकर बड़ी हो जाएगी। सेल फूलकर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्प परासरण के अंदर भी है। तो दोनों में पानी का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, बराबर है, जिसकी वजह से न तो पानी परासरण विधि से अंदर जाता है न सेल से बाहर निकलता है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन, ठीक है। अच्छा, थर्ड कंडीशन में हम क्या देखेंगे, ये एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर जो ये पानी है, विलयन है, इस विलयन में विलेय की मात्रा क्या है, चीनी या ये जो नमक आप मिला रहे हैं वो यहाँ क्या कर देंगे, हम अधिक कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा विलयन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तनु था, जब हम इसको नमक चीनी को कम डाल रहे हैं, विलेय को कम डाल रहे हैं, तो हमारा विलयन कैसा बन रहा है, तनु बन रहा है। और यहाँ पे हम विलेय की मात्रा अधिक कर देंगे तो विलयन कैसा बनेगा, सांद्र बनेगा। कैसा बनेगा, सांद्र। और जब ये विलयन सांद्र होगा तो परासरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अब बाहर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई, और अंदर का क्या हो गया, लो। तो लो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन अंदर, वाटर का कंसंट्रेशन दिखना है, क्या देखना है, विलयन बाहर का हो गया सांद्र, ठीक है, लेकिन पानी का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन बाहर कम हो गया, यहाँ पे वाटर क्या हो गया, कम हो गया, और अंदर क्या हो गया, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो परासरण विधि से क्या हो जाएगी, बाहर निकलने लगेगी, पानी बाहर निकलने लग जाएगा। क्या बाहर निकल रहा है, वाटर। और जब वाटर बाहर निकलेगा किसी चीज में, जैसे मान लीजिए कि ये नमक है ज्यादा इसमें, ठीक है, तो नमक आप जानते हो किसी भी चीज में डालते हैं तो पानी को सोख लेता है। तो यहाँ पे जब हम इसमें सांद्रता ज्यादा है इसकी, तो ये पानी अपने आप बाहर की तरफ निकलने लगता है। क्यों, क्योंकि अंदर वाटर का कंसंट्रेशन अब ज्यादा हो गया कंपेयर टू इसमें विलयन में तो वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तभी तो ये सांद्र है। पानी की मात्रा विलयन में कम है और सॉल्यूट ज्यादा है, यानी कि विलेय ज्यादा है, तो पानी बाहर की तरफ निकलेगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक मतलब सिकुड़ के छोटी हो जाएगी। तो ऐसे विलयन को, तब हम इस विलयन को क्या नाम रखेंगे, यानी क्या कहेंगे, तब हम इसको अति परासरण दाबी विलयन, अति परासरण दाबी विलयन, क्या कहेंगे, अति परासरण दाबी विलयन कहेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के ये विलयन बताए। तो ये जो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली में 2 प्रकार के प्रक्रिया है, एक विसरण और एक परासरण। विसरण किसके लिए होती है, गैसों के लिए होती है। किसके लिए होती है,
गैसों के लिए होती है। कौन कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। आपको पता होगा कि किसी भी कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए नुकसानदेह होती है, तो वो बाहर निकालता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है। चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये जो आने जाने की प्रक्रिया है जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, और किस विधि के द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। और दूसरा है किसी भी कोशिका को, चाहे पौधों की हो चाहे जीव की हो, जंतुओं की हो, सबको पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी किस माध्यम से जाता है? परासरण विधि के द्वारा जाता है। तो मैंने आप लोगों को 3 बता दिया